जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम विज्ञान को पढ़ेंगे आज शुरू से कक्षा 11वीं की। यदि आप 11वीं में पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगी और 12वीं में पढ़ते हैं तो भी होगी। यदि आप नीट की तैयारी करते हैं या अदर प्रिपरेशन करते हैं तो और सोने पर सुहागा रहेगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि विज्ञान को किस प्रकार से पढ़ना है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हम आज चालू करेंगे 11वीं क्लास की साइंस को देखते हैं, विज्ञान को देखते हैं। तो विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देखते हैं, इसकी खोज को देखते हैं कि कौन कौन से इसके प्रथा हैं और इसमें बताया गया है कि जीवन क्या है, जगत क्या है, वर्गीकरण क्या है। तो इस तमाम चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे देखेंगे हम कि जो साइंस है, साइंस में इकाई 1 में क्या क्या दिया गया है। तो इकाई 1 को देखते हैं हम। सर्वप्रथम देखते हैं बायोलॉजी के जनक क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी देखते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो देखते हैं हम फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? सर्वप्रथम पिता को ही देखा जाता। फादर यानी जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक कौन है। तो हम देखते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी। इसके आगे देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी। अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी यानी विज्ञान के जनक कौन है, जूलॉजी यानी जूलॉजी के जनक कौन है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो सर्वप्रथम हम जनक को देखते हैं विज्ञान के अंतर्गत। तो किसने खोज की है उसकी, तो देखते हैं बायोलॉजी की खोज किसने की है। यदि आप साथ में फेयर नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ फेयर की करते जाइए। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपका फेयर वैसे वैसे धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। तो आप धीरे धीरे मेरे साथ फेयर बनाते जाइए। तो देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के जनक कौन है। तो कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु होंगे। यदि कहा पूछे, यदि उसने पूछा हमसे फादर ऑफ जूलॉजी, तो इसके भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु है। यदि उसने पूछा फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन से होंगे? थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। कौन से होंगे? तो थियोफ्रास्टस। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, वो हर बार पूछता है, प्रत्येक बार पूछता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरस्तु होंगे। फादर ऑफ जूलॉजी तो भी कौन होंगे? अरस्तु। क्योंकि इनकी बायोलॉजी और जूलॉजी की खोज किसने की थी? अरस्तु ने की थी। यदि पूछा उसने कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस हो जाएंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बुक की ओर बढ़ते हैं। तो किताब क्या कहती है, हमारी किताब की ओर बढ़ते हैं हम। इसके आगे देखते हैं, हम इसको रब करके आगे देखते हैं कि कौन है इसके जनक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है 11वीं क्लास का, तो उसमें फर्स्ट अध्याय है, यहाँ पे अध्याय जो फर्स्ट है उसमें क्या है? जीव जगत दिया है। जीव जगत कौन किसका वर्णन दिया है? जीव जगत का दिया है। अध्याय 2 दिया है, अध्याय 2 दिया है। इसमें क्या दिया गया है? जीव जगत का वर्गीकरण, जगत का वर्गीकरण, वर्गीकरण। इसके आगे अध्याय 3 दिया हुआ है। इकाई 3 में 1 में दिए हुए हैं। फर्स्ट इकाई में कितने दिए हुए हैं? 4 चैप्टर दिए हैं। तो अध्याय जो 3 दिया है इसमें दिया है वनस्पति जगत, वनस्पति जगत, जगत। तो वनस्पति जगत दिया हुआ है। अध्याय 4 में दिया हुआ है, अध्याय 4 में क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया है प्राणी जगत, प्राणी जगत 4 प्रकार से। तो हम फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? जीव के बारे में पढ़ेंगे, जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय सेकंड में कौन से में देखेंगे? तो जीव जगत का वर्गीकरण। यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है कि किसमें
किसके अंतर्गत क्या रखा है। शैवाल क्या है, क्या जीवों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है। अध्याय 4 में वर्गीकरण किसका दिया गया है, वनस्पति का दिया। अध्याय 3 में दिया गया है वनस्पति जगत, यानी वनस्पति का वर्गीकरण किया गया है। किन पौधों को किस वर्ग में रखना है, कौन से पौधे किस वर्ग में रखेंगे, तो उनका वर्गीकरण अध्याय 3 में देखने को मिलेगा। अध्याय 4 में देखने को हमें क्या, प्राणियों यानी जीवधारियों के बारे में हमें सबको पढ़ने को मिलेगा। तो इतना, यदि इसका स्क्रीनशॉट ना लेना हो तो ले लीजिए, इसके आगे देखते हैं। चलो इसको रब करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं जीव जगत। तो सर्वप्रथम देखते हैं जीव है क्या। जीव डाला तो है हमने, लेकिन जीव है क्या, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जीव है क्या, तो जीव जीवन, जीवन बोले तो लाइफ, लाइफ है क्या, रसायनों क्या है जीवन, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जीवों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जीवों के साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाना ही क्या है, बनाना ही जीवन है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जीवों के साथ पर्यावरण के साथ क्या करना है, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाना ही क्या है, जीवन है। तो जीवन क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जीवों के साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाना ही क्या है, जीवन है। तो आगे देखते हैं। अब जीव ऑर्गेनिज्म क्या है, जीव क्या है, जीवन तो हो गया, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या है, जीव क्या है। तो जीव देखते हैं। जीव ऑर्गेनिज्म बोले तो ऑर्गेनिज्म में देखा हमने, फादर ऑफ बायोलॉजी सभी को देख चुके हैं हम। अब इसके आगे देखते हैं, जो हमने एक चैप्टर को पढ़ा है। सबसे पहले हमने जीव जगत पढ़ा है, जीव जगत के आगे हमने पढ़ा है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इनकी खोज किसने की थी, सबसे पहले जीव जगत जो हमने लिखाया था जीव जगत, तो इसकी खोज पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो कौन से थे, अर्नेस्ट मेयर। कौन से आए थे, अर्नेस्ट मेयर आए थे। सर्वप्रथम अर्नेस्ट मेयर वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है, तो उसको देखते हैं। उन्होंने क्या क्या दिया है, अर्नेस्ट मेयर आए हैं तो उन्होंने क्या क्या दिया है, तो उसके बारे में देखते हैं। अर्नेस्ट मेयर ने क्या क्या दिया है, तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या दिया है, वर्गीकरण, वर्ग की, इसके बाद में प्राणी भूगोल, इसके आगे देखते हैं पक्षी विज्ञान की खोज। तो जो अर्नेस्ट मेयर थे की खोज, वैज्ञानिक जो अर्नेस्ट मेयर आए थे उन्होंने क्या कहा है, वर्गीकरण। उन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया है, हमको वर्गीकरण दिया है। इसके बाद में वर्गीकीय प्राणी भूगोल विज्ञान दिया है, और पक्षी विज्ञान की इन्होंने क्या की है, खोज की है। तो इन सब की खोज की है
प्रत्येक को एक एक करके हम देखते हैं। अब हम सबसे पहले जीव को कैसे पहचाने, कि इन्होंने क्या बताया है कि जीव क्या है। तो हम जीव के बारे में देखते हैं इसको रफ करने के बाद। देखते हैं जीव के बारे में। जीव की पहचान कैसे करें, जीव की पहचान कैसे करें। तो सर्वप्रथम जीव में हम कैसे पहचाने कि ये क्या है, जीव, ये जीवित है या निर्जीव है, इसको देखते हैं हम। जीव की पहचान कैसे करें, तो हेडिंग हमने क्या बनाई है, जीव की पहचान कैसे करें। तो जीव को देखना है कि क्या है ये, जीवित है या निर्जीव है। तो उसके कुछ क्या होंगे, गुण होंगे। तो गुणों को देखते हैं, कौन कौन से गुण होंगे। तो गुण देखेंगे, गुण क्या क्या होंगे उसमें। वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि भी हो सकती है। इसके बाद में जनन भी हो सकता है। जनन के आगे क्या होगा, श्वसन भी होगा। श्वसन के बाद संयोजन, श्वसन, संयोजन। इसके बाद में देखते हैं वृद्धि, जनन, श्वसन और संयोजन। उपापचय, संवेदन, सॉरी यहाँ पे संयोजन नहीं है, संवेदन है। तो वृद्धि, जनन, श्वसन, उपापचय तथा संवेदन आदि देखने को मिल सकता है। तो जीव में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, वृद्धि, जनन, श्वसन, उपापचय, संवेदन आदि क्या मिलेगा, देखने को मिल सकता है, ये नहीं कह सकते। सर्वप्रथम क्या बनाएंगे हेडिंग हम, वृद्धि। क्या बनाएंगे हेडिंग, वृद्धि। तो वृद्धि को हेडिंग बनाएंगे। वृद्धि के बाद जनन देखेंगे, जनन के बाद श्वसन देखेंगे, श्वसन के बाद उपापचय देखेंगे और संवेदन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम वृद्धि को, कि वृद्धि किस प्रकार से जीवों में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं वृद्धि को, हेडिंग बनाएंगे वृद्धि। कौन सी हेडिंग बनी है, वृद्धि। तो जीवों में वृद्धि, सभी लगभग जीव, जितने भी जीव होते हैं लगभग सभी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो जीवों में वृद्धि देखते हैं हम। यदि बोलने जाएं कि जीव वृद्धि करते, सभी जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। लेकिन कुछ निर्जीव भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे देखिए पर्वत धीरे धीरे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यदि कोई नदी का टापू हो तो वो नदी आप जब आती है तो क्या करती है, उस टापू को नीचे से क्या करती है, काटती है। तो टापू भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो रेत भी क्या है, बढ़ती है। तो जीवों में वृद्धि होती है। तो पॉइंट करके लिखेंगे हम सर्वप्रथम, सभी जीव वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। सर्वप्रथम पहला पॉइंट है। अब यहां देखेंगे हम, सभी जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब यहां पे दूसरा जो पॉइंट बनाएंगे हम, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय हो या फिर क्या हो, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव क्या करते, कोश का एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव या फिर हो बहुकोशिकीय जीव, जैसे अमीबा हो गया। तो इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव या फिर बहुकोशिकीय जीव हो तो क्या करते हैं, जीव कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला फैक्ट टू फैक्ट, जैसे ही हम यहाँ पे बनाते जाएंगे वैसे ही आप फेयर में बनाते जाइए, तो साथ साथ में आपका फेयर भी क्या होता जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पौधे जीवन पर्यंत क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। पौधे करते हैं, पौधे जो होते हैं वो बढ़ते ही रहते हैं और ऊंचाई तक बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन मनुष्य या जीव क्या है, एक सीमित समय तक। तो हम यहाँ पे पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि जीव एक सीमित समय तक वृद्धि करते हैं। तो पौधे जीवन यानी पूरे जीवन भर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन जीव जंतु क्या करते हैं, एक सीमित समय तक वृद्धि करते हैं। यदि जीवों के कहीं लग जाते हैं, यदि यहाँ पे मेरे छिल गया तो क्या होगा कि वहां पे न्यू कोश का विभाजन के द्वारा क्या होता है, न्यू कोशिकाएं उग जाती हैं। तो क्या होता है कि वहां पे तब वृद्धि करते हैं, जब यहीं कहीं छिल जाता है। तो जीव एक सीमित समय तक क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन क्या होता है, जीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। जीवों में क्या होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में क्या होती है, बाह्य वृद्धि होती है। तो नोट में लिखना है यहाँ पे, क्या जीवों में क्या होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, अर्थात कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि होती है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें किसके द्वारा, तो बाह्य वृद्धि होती है। जैसे कोई पर्वत है तो वो अंदर से तो बढ़ेगा नहीं, बाहर से बढ़ेगा। तो जो निर्जीव है, निर्जीव में क्या होगी, बाह्य वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखते हैं निर्जीव, नोट डाल के लिखना है यहाँ पे, नोट, निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो जो निर्जीव होते हैं उनमें क्या होती है, बाह्य वृद्धि होती है। जो सजीव होते हैं उनमें क्या होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, अर्थात कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। तो नोट डाल के हमने लिखा, निर्जीवों में क्या होती है, बाह्य वृद्धि होती है। और इसके पहले जो फैक्ट लिखा था उसमें क्या लिखा था कि जो सजीव हैं या जीवों में कैसी वृद्धि होती है, तो आंतरिक वृद्धि होती है। इसके आगे देखते हैं हम, अगला फैक्ट बनाएंगे यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है, वृद्धि जीव का स्पष्ट उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि तो सजीव भी करते हैं और निर्जीव भी करते हैं। वृद्धि क्या करते हैं, निर्जीव भी करते हैं और सजीव भी करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है। तो वृद्धि क्या है, जीव का स्पष्ट उदाहरण नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसके आगे जनन देखते हैं। जनन में ओनली वृद्धि से हम नहीं कह सकते हैं कि यह जीव है, सीधा अर्थ ये है कि वृद्धि से पहचान करके हम नहीं बता सकते हैं कि ये जीवित है या निर्जीव है। अब इसके आगे हम जनन देखते हैं। जनन के बारे में देखते हैं हम कि जनन क्या है, जनन से कैसे पता चलेगा। हमने हेडिंग बनाई थी जनन या उपापचय। उपापचय को देखते हैं। उपापचय है क्या, कोई तो है जो कि यदि हम बोलते हैं तो बोलने को हमें प्रेरित करता है, और जो हाथ चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हाथ चल रहे हैं, तो इनको प्रेरित करता है। तो क्या है, उपापचय ही है। क्या है कि यूरिन निकालने के लिए समय बताता है कि यूरिन निकालो, या भोजन के जो सभी क्रियाएं हैं उनके करने के लिए बोलता है। जब हम भोजन करते हैं और क्या करते हैं, हम सोते हैं,
कौन है कि जो भोजन को देखता है कि इसको समय समय पर पचाना है, क्या करना है इसका, और जो खाद्य पदार्थ जो भोजन है पच गया है तो उसको बाहर निकालना, कोई तो होगा जो कि बताता है, कोई तो होगा जो कि जब हम सोते हैं तो नींद से जगाता है, तो वो क्या है, उपापचय है। क्या है, उपापचय। तो सभी शरीर की सभी आंतरिक क्रियाओं को करना आंतरिक या बाह्य। जैसे कभी अभी ठंडी है तो हमें ठंड का महसूस कराना, गर्मी होती है तो गर्मी का महसूस कराना, तो कोई तो हमें बताता ही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उपापचय कहलाता है। आंतरिक या बाह्य अभिक्रियाओं को करना ही उपापचय कहलाता है। इतना देखते हैं। इसके आगे, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसके आगे हम फिर देखते हैं। यदि अच्छा सेक्शन लगे आपको तो आप आगे से भेजिए इसको। जय हिंद।